हेलो बच्चों। तो आज के क्लास में आप लोग का स्वागत है। तो जैसे कि आपने देखा कि ज्योग्राफी का जो भी मैंने मैप क्लास दिया हूबहू उसी से क्वेश्चन आप लोग का आया था। साथ के साथ जो भी एमसीक्यू करवाया था उसी के इर्द गिर्द सारे क्वेश्चन मिले थे। तो आज की क्लास में हम कोशिश करने जा रहे हैं हिस्ट्री का। हम आज आपको हिस्ट्री का 2023 का पेपर करवा रहे हैं और आज ही शाम तक या फिर कल मॉर्निंग में आप लोग को 2024 का पेपर मिल जाएगा जो मोस्ट एक्सपेक्टेड रहेगा। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोग को मिलेगा बच्चों, ताकि आप लोग को जो है इसका पूरी तरह से लाभ मिल सके, है ना। आप लोग का एग्जाम बेहतर जा रहा होगा, ठीक है। तो जैसे कि हम उम्मीद करते हैं, है ना। तो चलिए बिना समय गवाए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो हम जानेंगे, ठीक है, क्या कि इसके इंस्ट्रक्शन को देख जाइए पहले। तो ये सब हम करके समय बर्बाद नहीं करेंगे, आप इंस्ट्रक्शन वगैरह देख सकते हैं, इतने तो आप लोग होनहार हैं ही, ठीक है। तो आज का भाग 1 है जो कि एमसीक्यू है, 40 एमसीक्यू इसमें, जिससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है ना। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं और आज फुल आपको विश्लेषण मिलेगा, मतलब डिटेल में मिलेगा, चाहे एमसीक्यू हो, शॉर्ट हो, वेरी शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, ठीक है। और सब ऑन लैंग्वेज में है ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। तो पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है। क्या है क्वेश्चन बच्चों? क्वेश्चन है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है सिंधु, ऑप्शन है सतलज, ऑप्शन है रावी, ऑप्शन है सरस्वती। तो हड़प्पा जो है ना वो रावी नदी के किनारे, कहाँ है बच्चों? रावी नदी के किनारे अवस्थित है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसका, ठीक है। आप सारे क्वेश्चन को बखूबी कीजिएगा, है ना, और मेरे बातों पे ध्यान दीजिएगा, हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताते चलेंगे आप लोग को, ठीक है। क्वेश्चन है कि विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है, ठीक है। क्या है? विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो जो विक्टोरिया है ना बच्चों, वो सबसे पहले किस पे है? सबसे पहले जानेंगे कि वो तो वास्तुकला का मिश्रण है ही, है ना। किस पे है? देखिए पहला क्या, नव गौथिक शैली, ठीक है। दूसरा क्या, नव शास्त्रीय शैली। अगला क्या है, इंडो सार सैनिक शैली। तो जो इसमें से हो जाएगा आपका वो क्या है, इंडो सार सैनिक शैली है बच्चों, क्योंकि उनको इंडिया में भले बनाया गया लेकिन मुख्यतः वो जो कहाँ का शैली था, तो वो लंदन से आया था ना, इंग्लैंड वालों ने बनाया था। तो कौन शैली पे था वो? इंडो सार्वसैनिक शैली। जो बच्चे ने टिक किया वो गलत टिक किया है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस पे क्वेश्चन भी है आपका, आगे दिखाएंगे, क्वेश्चन इसी पे आधारित है। क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। क्या क्वेश्चन है बच्चों? कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1836 में हुआ था बच्चों। अगर डेट आपसे पूछे तो डेट भी ध्यान रखिएगा, 8 अप्रैल। कब? 8 अप्रैल 1336 को स्थापना हुआ था विजयनगर का। किसने किया था? तो हरिहर एवं बुक्का दो भाई थे जिसने किया था। दक्षिण भारत का साम्राज्य था बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी, क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, है ना। समझिएगा, क्वेश्चन बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं, बस आप लोग को समझने का देर है। तो कब लौटे थे? तो 1915 में लौटे थे। अगर डेट पूछ ले आपसे तो डेट क्या था वो? तो 9 जनवरी था बच्चों। क्या था वो? 9 जनवरी। और इसी के आने के उपलक्ष्य में हम लोग भारतीय प्रवास दिवस मनाते हैं बच्चों, या भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं बच्चों 9 जनवरी को, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो दोनों में कुछ पीछे, अगर डेट भी पूछे आप लोग कर लीजिएगा, और साल तो आप बता ही दिए हैं आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि महावीर, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। क्या है क्वेश्चन बच्चों? कि महावीर का जन्म पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो सबसे पहले महावीर का जन्म जो है वो हम सब जानते हैं कहाँ हुआ था। ये देखिए पहला लुम्बिनी है। क्या है? समझिएगा क्वेश्चन को कि कहाँ हुआ था। ये पहले, सबसे पहले कि जन्म, इसके बारे में हम चाहते हैं कि आप लोगों को थोड़ा डिटेली बता दें, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आप लोग को एग्जाम में मिल सकते हैं जो शायद आप लोग क्या करें,
मिस्टेक या गलती कर सकते हैं। तो महावीर का जन्म वैसे हुआ तो कुंडल वन में था, जिसको कुंडग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुंडग्राम बोलते हैं। ठीक है, और इसके बारे में जान जाइए थोड़ा सा, हम यही डिटेल बता देते थोड़ा सा कि महावीर का बचपन का नाम क्या था। महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम इसका वर्धमान था बच्चों। ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है। क्या था? वर्धमान था। ठीक है, और क्या जानना है आपको कि ये आखिर कुंडल वन जो वैसे तो कुंडग्राम बोलता है, ये है कहाँ? तो ये जो है ना वैशाली में है। कहाँ है ये? वैशाली में है। वैशाली बिहार में पड़ता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वैशाली में है। ठीक है, और क्या जानना है कि ठीक है, उनका माँ का नाम त्रिशला था। क्या माँ का नाम क्या था? त्रिशला था बच्चों। मेरे बातों पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप लोग। ठीक है, और महावीर थे कौन? तो महावीर जो थे ना, वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कौन थे? 24वें। ठीक है, अगर 23वां आपसे पूछ ले, 23वां तो कौन था? तो 23वां जो था आपका, आपको जानना चाहिए, पारसनाथ थे, जिसको पार्श्वनाथ कहते हैं, जो हमारे गिरिडीह में अवस्थित है। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इससे क्या हुआ, एक्स्ट्रा फैक्ट्स रहेगा, तो अगर क्वेश्चन घुमाएगा आप समझ जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आय्यर व्यवस्था संबंधित थी। क्या है? क्वेश्चन है कि आय्यर व्यवस्था संबंधित था। तो आय्यर व्यवस्था कौन सी संबंधित था? वो सबसे पहले जानते हो तो ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था था। क्या था? ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था था, पर विजयनगर साम्राज्य का था। कहाँ का था बच्चों? विजयनगर साम्राज्य का ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना समय गवाए। क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए, तो संविधान सभा के 2 अध्यक्ष हुए थे बच्चों, ये भी जानिएगा। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और पूछेगा अस्थायी कौन थे? तो अस्थायी थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, ध्यान दीजिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा थे बच्चों। तो ये अस्थायी कैसे रहे? तो हुआ था यूं कुछ कि जब ये अध्यक्ष बने और कुछ ही दिनों में ये क्या हुए, ये वीर गति को कह सकते हैं, या इनका निधन हो गया था बच्चों, इसलिए वे अस्थायी रहे और राजेंद्र प्रसाद अस्थायी थे बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा? आप सब जानते हैं कि जन गण मन है। कौन है? जन गण मन। इसके बारे में और कुछ जानिए। इसे 52 सेकंड में गाया जाना चाहिए। कितने सेकंड में? 52 सेकंड में बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आईने अकबरी की रचना किसने की? क्या है बच्चों? आईने अकबरी की रचना किसने की? तो वो अबुल फजल थे। कौन थे? अबुल फजल थे बच्चों। ठीक है, तो अब ये अबुल फजल कौन है, थोड़ा जान जाइए। तो ये अकबर के दरबार में नवरत्न था। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो बस हो गया आपका आईने अकबरी अब्दुल फजल, अकबर के दरबार में वो कौन थे? नवरत्न में से एक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तो पढ़ा नहीं रहा है, गांधी कहाँ, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये गोपाल कृष्ण लिखा है तो समझिएगा। ठीक है, गोपाल है ना, कृष्ण गोखले लिखा हुआ है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेखों में कितने प्रकार के प्रांत का उल्लेख है? मतलब कितने प्रकार के प्रांत थे उसके अभिलेख में, है ना? तो उसके अभिलेखों में मुख्यतः 5 प्रकार के प्रांत का उल्लेख था बच्चों। कितने प्रकार के? 5 प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से लिया गया है? ठीक है, देखिए ये 2 क्वेश्चन रिपीट है इसमें। ठीक है, पहला तो 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछ लिया है और दूसरा आगे लॉन्ग क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है। तो वैसे तो ये जो लिया गया है ना संसदीय प्रणाली, ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया बच्चों? ब्रिटेन से लिया गया, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूट डालकर, क्या है? फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? देखिए, फूट डालकर मतलब आपस में फोड़ना। क्या है? आपस में फोड़ने का काम सबसे पहले जो भारत में वो आजाद शत्रु ने शुरू किया था बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय, क्वेश्चन क्या है?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये वो ह्यूम साहब थे। और कब किए थे स्थापना? तो 1885 में। जो इम्पोर्टेंट है उसका एक्स्ट्रा फैक्ट्स पे हम जरा बात कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ हुआ था? तो मुंबई का लाइब्रेरी में हुआ था बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मुंबई का लाइब्रेरी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? कि सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का समरूप कैसा था? तो समाज का स्वरूप कैसा था? मातृसत्मात्मक था कि पितृसत्मात्मक था? तो वो ना मातृसत्मात्मक। कैसा था बच्चों? मतलब माता को प्रधान माना जाता था वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धम्म नीति की शुरुआत किसने की थी? तो सब जानता है कि धम्म की शुरुआत करने वाले सम्राट अशोक थे। कौन थे? सम्राट अशोक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? क्या है क्वेश्चन? कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है ना बच्चों, समझिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण एक तरह से, यहाँ पे जो ऑप्शन थोड़ा सा अजीबो गरीब है, ठीक है। हो सकता है कि शायद क्वेश्चन गलत पूछ लिया हो, है ना। निर्माण कब हुआ? तो निर्माण काम जो था, ऑप्शन थोड़ा सा अजीब है। वैसे होना चाहिए 1921 इसका आंसर। क्या होना चाहिए? 1921 निर्माण कब हुआ, ठीक है। लेकिन नहीं है, बच्चे ने 1911 मारा है, ये वैसे 21 होगा इसका, ठीक है, समझिएगा, ठीक है। शुरू हुआ था 21 में, खत्म हुआ था 31 में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन थोड़ा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीतल क्या था? जीतल के बारे में पूछ रहा है। क्या? जीतल। तो जीतल आप लोग शायद जानते होंगे, क्या कि जीतल क्या था? तो बताइए, अगर आप लोग कोई जानते हैं तो क्या था जीतल, ठीक है। तो जीतल एक तरह का वहाँ उपाधि नहीं, सिक्का था। क्या था? जिस बच्चे ने टिक किया है वो क्या है? हो सकता है थोड़ा बहुत गड़बड़ रहा हो, ठीक है। जीतल क्या था? वहाँ पे एक सिक्का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पलसी का युद्ध क्या है? कि पलसी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो पलसी की लड़ाई जो लड़ी गई थी सब जानता है कि 1757 में, पर अगर डेट पूछ ले तो वो 23 जून था बच्चों। कब था वो? 23 जून था, ठीक है। किसके किसके बीच? तो रॉबर्ट क्लाइव के बीच और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था बच्चों, बंगाल में, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत की रचना किसने की? तो आप सब जानते होंगे कि महाभारत की रचना किसने किया है बच्चों। तो देखिए, वैसे तो महाभारत की जो रचनाकार थे, यहाँ पे देखिए बच्चे ने क्या वेद व्यास टिक करके रखा है। क्या टिक करके रखा है? वेद व्यास टिक करके रखा है, ठीक है। तो एक सही है, कोई दिक्कत नहीं है, वेद व्यास ही थे, ठीक है, महाभारत के रचनाकार, ठीक है। महाभारत के रचनाकार कौन थे? तो वेद व्यास ही थे, समझिएगा। थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि आईने अकबरी क्या है? आईने अकबरी को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो आईने अकबरी क्या था पहले सो समझिए। तो एक पुस्तक था जिसको 5 भागों में बांटा गया था। लेखक कौन थे? तो इसके अबुल फजल थे। कौन थे? अबुल फजल थे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? तो वहां का जो माता थी, जो पूजनीय मातृ देवी का नाम क्या था? तो पंपा देवी थी। कौन थी बच्चों? पंपा देवी थी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा वीडियो फास्ट रहेगा क्योंकि समय कम है। आप लोग बेहतरीन तैयारी कैसे कर पाएंगे अगर इस तरह नहीं होगा तो? चलिए, ठीक है। दामिनी कोह कहा जाता था। तो मेनली जो दामिनी कोह था ना, वो दामिनी कोह क्या था पता है आपको? तो दामिनी कोह झारखंड से जो बच्चे हैं, मेनली मूल झारखंडी हैं, दामिनी कोह का क्षेत्र ना, जो बच्चे मूल झारखंडी हैं उनको तो पता ही होगा। तो इसमें क्या था मेनली, तो ठीक है, समझिएगा थोड़ा, ठीक है। तो दामिनी कोह जो था ना, जो झारखंड का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, जिसमें आपका मेनली क्या होता है, जो पहाड़ियाँ क्षेत्र है, राजमहल के पहाड़ी तरफ का क्षेत्र है, उनमें उसी क्षेत्र का भाग का बात कर रहा है, ठीक है। तो राजमहल के पहाड़ी का क्षेत्र है, तो पहाड़ियाँ क्षेत्र एक तरह से ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे एक नियम लगाया था, रानी सर्वेश्वरी वहाँ की रानी थी उस समय,
ठीक है, जमीन को हड़प लिया गया था झारखंडियों के जमीन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया था, ठीक है। तो सती प्रथा का जो उल्लेख करने वाला यात्री था वो कौन था, वो बच्चे ने फिर गलती किया, वो फ्रांस वार्नियर था। कौन था, फ्रांस वार्नियर था जो ने सती प्रथा का उल्लेख किया था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन क्या है, कि बंगाल विभाजन कब हुआ, ठीक है। देखिए बंगाल विभाजन से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो 1905 में हुआ था बच्चों। कब हुआ था बंगाल विभाजन, 1905 में। अगर डेट पूछे तो 16 अक्टूबर को हुआ था, ध्यान रखिएगा 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। और 1906 में क्या हुआ था, थोड़ा समझ आइए, तो मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। क्या हुआ था, मुस्लिम लीग का स्थापना था, ध्यान दीजिएगा, मुस्लिम लीग का स्थापना, ठीक है। चलिए दोनों क्वेश्चन हो गए मेरे एक ही जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ हुई। देखिए जो है ना फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये मेनली क्या थे, ठीक है, ये जो थे एक एक उसका विलियम समझिए एक किला बनाया गया था, जो मेनली तो कहाँ था, तो स्थापना चेन्नई में हुआ था। चेन्नई ऑप्शन में नहीं है ना, तो आप मद्रास मार दीजिए, क्या मार दीजिए, मद्रास मार दीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन पोलो क्या है, ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस देशी रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाया गया। तो चलिए ऑपरेशन पोलो जो था हम सब जानते हैं, ये मेन इसके पीछे हाथ किसका था, तो हाथ था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जो हैदराबाद की रियासत को भारत में मिलाने के लिए चलाया गया था, जिसमें सारे सैनिकों को सिविल ड्रेस में तैनात किया गया था। वो कहानी है, चैप्टर पढ़ाएंगे तो आप लोग को बताएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि भारत का अंतिम वायसराय किसे माना जाता है। देखिए उन क्वेश्चन को समझिएगा, इसका आंसर दो हो सकता है, क्या है, दो आंसर हो सकता है। क्वेश्चन पूछा भारत का अंतिम वायसराय, अगर पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन बच्चे ने सही मारा। अगर पूछे प्रथम भारतीय, तो क्या हो जाएगा, राजगोपालाचारी हो जाएगा, पर इसके अनुसार क्या होगा, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है करो या मरो का नारा किसने दिया था, डू एंड डाई, महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ थोड़ा सा समझिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने क्या बोला था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है। चलिए बाल गंगाधर तिलक ने क्या बोला था कि मेरे सर पे पड़े हर लाठी अंग्रेजों के ताबूत के कील साबित होंगे, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो दोनों का हमने देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काला कानून किसे कहा जाता था, तो काला कानून रॉलेट एक्ट को कहा जाता, क्यों, क्योंकि इसमें ना अपील ना दलील ना वकील का प्रथा को लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, जिसमें भारतीय कुछ नहीं कर सकते थे, उसे बस एक कह सकते हैं बिना कोई कारणवश जेल में बंद किया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे, तो पुर्तगाली थे बच्चों, जो कब आए थे, तो 1498 में आए थे। कहाँ, तो केरल के कालीकट में आए थे। कहाँ आए थे, कालीकट में आए थे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल कालीन चित्रकला किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची, मतलब ज्यादा पॉपुलर कब हुआ, क्या बोल रहा है कि ज्यादा फेमस कब हुआ, तो ज्यादा फेमस जो हुआ था जहांगीर के काल में। क्यों हुआ था, ये जहांगीर खुद रंगीला राजा था, ये सातों दिन सात प्रकार का कपड़ा पहनना, अंगूठी पहनना, खूब चित्रकारी वगैरह में मन था इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों कि त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है, तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल दरबार में आया था, तो कैप्टन हॉकिंस, इसका एक कहानी भी हम लोग पढ़ते हैं कि कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के शासनकाल में कब आया था, और हॉकिंस और जहांगीर का जो बीच में बात हुआ था, वार्ता हुआ था, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बच्चे ने गलत चेक किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, तो गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था ना बच्चों, वो 1931 में हुआ था। कब, 1931 में हुआ था, वो 5 मार्च था, 5 मार्च 1931, ठीक है। यहाँ भी थोड़ा अच्छा छोड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था, तो
1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन क्या है? दिल्ली। दूसरा क्या है? लखनऊ। तीसरा क्या है? मेरठ। तो मेरठ से, मेरठ कौन सा स्टेट में है? तो यूपी में है। कहाँ है? यूपी में। ठीक है, अगर डेट पूछ ले तो 10 मई था, ध्यान दीजिएगा, 10 मई, 10 मई, ठीक है, 1857। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। आगे है नैनार। क्या है? नैनार संत पूजा करते थे। तो नैनार कौन थे? एक थे अलवर, एक नैनार, आप लोग पढ़े होंगे जो क्लास किए होंगे। ठीक है, तो अलवर और नैनार दो थे। तो नैनार जो संत जो थे ना, वो मेनली गॉड शिव का भक्त थे और अलवर विष्णु का भक्त थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। आगे है दांडी किस राज्य में है? दांडी गुजरात में है। ठीक है, कहाँ है बच्चों? गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जजिया कर। क्या है? जजिया कर किससे लिया जाता था? तो जजिया कर जो था ना, जजिया कर मेनली यहाँ धर्मियों लिख दिया, धर्मियों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धर्म जो मानते थे उनसे लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि हाथी गुफा। क्या है? हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? तो हाथी गुफा जो है ना बच्चों, आप लोग शायद जानते होंगे, ठीक है, कि कलिंग शासनकाल में हुआ था। कब? कलिंग शासनकाल में इसका हुआ था, जो मतलब कह सकते हैं बनाया गया था, लेकिन संबंधित स्कंदगुप्त से ही है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नहीं सॉरी, गलत है, राजा खरवेल होगा, बच्चे ने गलत मारा है, राजा खरवेल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखते हैं। हाँ, तो हमारा ये एमसीक्यू का सीरीज क्या होता है? समाप्त होता है बच्चों। अब हम लोग असली खेल की ओर चलेंगे। कौन सा? जो क्वेश्चन आंसर की ओर। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट था 2023 में पूछा गया सवाल, जिसमें सेकेंड पार्ट 40 मार्क्स का था, जो 1.5 घंटे का पेपर था, जिसमें क्वेश्चन आंसर थे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन कौन से हैं और पहले पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है और यह किस भाषा से लिया गया है? ठीक है, क्या है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ और यह भाषा कौन सा लिया गया है? तो चलिए चलते हैं। आंसर है मोहनजोदड़ो। क्या है बच्चों? कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। क्या है? मृतकों का टीला है बच्चों, और यह सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है बच्चों। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है कि खानकाह। क्या है? खानकाह से आप क्या समझते हैं? तो खानकाह क्या था? चलिए, खानकाह से आप क्या समझते हैं? तो खानकाह जो था, वो खानकाह क्या था? देखिए, खानकाह एक सूफी आश्रम या मठ है, जो सूफी अनुयायियों जहाँ ध्यान और सामूहिक पूजा करते थे, ठीक है, या आध्यात्मिक अभ्यास करते थे, उसके लिए वे लोग वहाँ जमा होते थे, जिसे खानकाह कहा जाता था बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोपुरम क्या है? क्या है? गोपुरम क्या है? ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है बच्चों, रट जाइएगा इन सारे प्रश्नों को आप लोग। ठीक है, चलिए चलते हैं आंसर की ओर। गोपुरम एक विशाल प्रवेश द्वार है। क्या है? गोपुरम एक विशाल प्रवेश द्वार है। ठीक है, मतलब दरवाजे के सामने, सॉरी मंदिर के सामने जो बढ़िया से डेकोरेटेड बनाया जाता था ना, उसे गोपुरम कहते थे, जो आमतौर पर दक्षिण भारतीय मंदिर में पाए जाते थे। इसकी विशेषता थी कि इसमें कलाकृतियां और मूर्तियां थी, तरह तरह का मूर्ति वगैरह हुआ करता था बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा। ठीक है, चलिए आंसर की ओर चलते हैं हम लोग। आंसर है इसका कि, एक मिनट, हुमायूं नामा की रचना किसने की? चलिए इसका शायद हम आंसर लिखना है भूल गए, बता देते हैं कि जो हुमायूं नामा, जो गुलबदन बेगम, कौन थी वो? गुलबदन बेगम। ठीक है, गुलबदन बेगम किसने की थी? गुलबदन बेगम ने किया था बच्चों। ठीक है, चलिए, जिसमें हुमायूं का जीवनी का चर्चा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह के प्रमुख नेताओं का नाम बताओ।
कि संथाल विद्रोह में कौन कौन से नेता प्रमुख थे। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे है हुमायूं नामा, सॉरी है ना, ध्यान नहीं दिए। हुमायूं नामा की रचना, ठीक है, सम्राट बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने की थी, जिसमें हुमायूं का जीवनी का वृत्तांत था। चलिए पांचवा क्वेश्चन दो, जो था हमारा संथाल विद्रोह का नेता, वो सिंधु, कान्हू, चांद, भैरव, ये चारों भाई थे। कौन थे? चारों भाई थे बच्चों, ठीक है, जो 1855-56 के बीच लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था कि आईने दहसाल प्रणाली की प्रतिपाद कौन थे, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? आईने दहसाल प्रणाली का प्रतिपादक कौन थे? तो चलिए आईने दहसाल का जो प्रतिपादक थे वो कौन थे? तो वो थे आईने दहसाल प्रतिपादक मुगल सम्राट अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल थे। कौन थे बच्चों? राजा टोडरमल थे, ठीक है, राजा टोडरमल थे बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा इसका हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट्स जान लेते हैं, ठीक है, थोड़ा हम लोग इसका एक्स्ट्रा फैक्ट्स जान लेते हैं, ठीक। क्या था कि आईने दहसाल एक रेवेन्यू रूम था जहाँ पे टैक्स को कलेक्ट किया जाता था, ठीक, जिसे टोडरमल के शासनकाल में लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन था इंडो सार्वसैनिक स्थापत्य शैली, भारत में दो उदाहरण देना है कि उसके अनुसार दो कौन कौन सा शैली से बनाया गया था। तो चलिए इसका आंसर की ओर चलते हैं हम लोग। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर एक गेटवे ऑफ इंडिया है और दूसरा विक्टोरिया मेमोरियल का महल कलकत्ता का है, ठीक है। जो अंग्रेजों ने भारत में बनाया था वो किस शैली पे आधारित था? तो इंडो, ठीक है, आपका इंडो सार्वसैनिक शैली वास्तुकला पर आधारित था, ठीक, जो गुंबद और तरह तरह का डिजाइन कलाकृति से बनाया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धम्म की नीति क्या है? क्या है क्वेश्चन? कि धम्म की नीति क्या है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। धम्म की नीति का अर्थ धार्मिकता और धर्म के सिद्धांत पर आधारित जीवन जीने की नीति है। यह शब्द विशेष रूप से बौद्ध धर्म का प्रयोग होता है। यह कौन सा धर्म में प्रयोग होता है? बौद्ध धर्म में, ठीक है। इसमें लोग किस तरह से धार्मिक जीवन जीते उसको भी लिखा गया है। इसमें नियम और शास्त्र और सत्य की परिभाषा दिया गया है। धम्म नीति का उद्देश्य सही आचरण, सदाचार, जीवन संतुलन बनाए रखना है। यह नीति व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति जो है ना, मतलब साइंटिफिक बनाने का कारण है, ठीक है बच्चों। चलिए ध्यान दीजिएगा। हाँ थोड़ा इसका देख लेते हैं। धर्म नीति वह मार्ग दिखाती है, अगर शॉर्ट में पूछे लिख सकते हैं आप, धर्म नीति वह मार्ग दिखाती है जो व्यक्ति को चरित्र, सत्य और धर्म के अनुसार जीवन जीने की प्रेरणा देता है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक एक क्वेश्चन का डिटेल्स लाए हैं आंसर, ताकि आप लोग के एग्जाम में एक भी सवाल छूटे नहीं। क्या बासरा और बेसरा से आप क्या समझते हैं? इसको बासरिया और बेसरिया ही बोल देता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है कि सबसे पहले सरिया मुसलमानों को निर्देशित करने वाला कानून है। क्या है? सरिया मुसलमानों को निर्देशित करने वाला कानून है। यह कुरान शरीफ हदीस पर आधारित है। चलिए ये सब बातें हमें मैटर नहीं, हम चलते हैं फैक्ट्स की ओर। बासरिया और बेसरिया सूफी परंपराओं के बीच एक रुकता है। दोनों में देखते हैं क्या क्या है कि दोनों सिलसिले एक कैसे वर से विश्वास करते हैं, मतलब भगवान पर विश्वास करते हुए अपने भगवान पे। उसके अनुसार अल्लाह एक है जो सर्वोच्च शक्तिशाली और सर्वव्यापक है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है दोनों अल्लाह के समान सामने आत्मसमर्पण करते हैं, ठीक है। तीसरा है दोनों पीर अथवा गुरु का आध्यात्मिक महत्व मानते हैं, बिल्कुल सही है। और चौथा है कि दोनों इबादत अर्थात उपासना पर अत्यधिक बल देते हैं। उसके अनुसार अल्लाह की इबादत करना ही मनुष्य का संसार का मुक्ति पा सकता है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, अगर एक बार में ना हो तो वीडियो को 2 बार देखिएगा, लेकिन क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था कब और कहां तथा किसने लागू की थी? तो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था जो था बच्चों, क्या है चलिए देखते हैं। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था जो था वो स्तंभतारी व्यवस्था था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने के लिए लागू किया गया था, समझिएगा।
कब? तो लॉर्ड इसका, हाँ ये समझिएगा, पूछ सकता है किसने लागू करवाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में लागू करवाया था। मेन कारण क्या था इसका? तो स्थायी बंदोबस्त की विशेषताएं। पहला स्थायी बंदोबस्त बंगाल के राजा और तालुकदारों के बीच लगाया गया था, है ना। भूमि स्वामी जो बना उन्हें भूमि पर अधिकार कर लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है जमींदार द्वारा सरकार को दिया जाने वाला वार्षिक लगान अस्थायी रूप से निश्चित कर दिया गया था। और जमींदारी भाग भूभाग का जो था ना, अब जो स्वामी नहीं था, है ना, अगर राजस्व संग्रह किया था तो उन्हें आदेश था कि किसानों के लगान वसूलने पर पूर्ण रूप से धनराशि का 1/11 भाग अपने पास रखे और 10/11 भाग सरकार। समझते हैं कितना बड़ा था, मतलब 11 भाग में 1 भाग रहेगा, 10 भाग सरकार को दे देगा। इतना जाहिल था, जितना कह सकते हैं क्रूर था। अगला क्या था कि जमींदार भूमि को विक्रय कर सकते थे अथवा गिरवी रख सकते थे, जो जमींदार के हाथ में पूरी तरह से शक्ति दे दिया गया था बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 57 की क्रांति का 5 प्रमुख नेता का नाम लिखो। एक सारे इतने महत्वपूर्ण है कि हम बता नहीं सकते आपको। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन आंसर है इसका कि 57 क्रांति के 5 प्रमुख नेता। सबसे पहले बहादुर शाह जफर, जो दिल्ली का नेतृत्व करता था। कहाँ का? दिल्ली का। नाना साहेब कानपुर का था। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की थी। तात्या टोपे कानपुर झांसी दोनों। बेगम हैरतमल लखनऊ। ये तो ऑब्जेक्टिव में भी दबा के पूछता है बच्चों, ठीक है। यह नेता 57 की क्रांति के प्रमुख स्थल के क्रांतिकारी नेतृत्व करता था, वही बोल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष क्यों कहा जाता था? कि क्या कारण था इसके पीछे का? तो इसके पीछे कारण देखते हैं कि सबसे पहले इसका पॉइंट में बांट दिए, क्योंकि टॉपर नोट्स ऐसा ही बनता है, टॉपर कॉपी ऐसा ही लिखते हैं। उसकी दृढ़ शक्ति, कैसा है? दृढ़ शक्ति। सबसे पहले सरदार पटेल ने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति का परिचय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कई बार दिए थे। वे कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते थे। एक बार जो ठान लिया उससे करना था। तो दूसरा है पॉइंट क्या? भारत का एकीकरण, कि स्वतंत्र भारत में पहले 565 देशी रियासतें थे, जिनको इन्होंने अपने दम पर अपनी दृढ़ता और कुशलता के राजनीतिक राजाओं को, नवाबों को, जमींदारों को एक सूत्र में बांधकर भारत को अखंड बनाया था बच्चों। ये कम बड़ा बात नहीं है। इसलिए इसका जो स्टैचू बनाया गया ना अहमदाबाद में नर्मदा नदी तट पे, क्या नाम दिया गया? स्टैचू ऑफ यूनिटी, एकता का मूर्ति कह सकते हैं। कठोर कार्यशैली, इनका कार्यशैली नैतिकतापूर्ण, अनुशासन और कठोर हुआ करता था। और दृढ़ नेतृत्व, इनका लीडरशिप इतना तगड़ा था कि क्या बोले, शांति अखंडता बनाई रखती थी। इन सभी गुण के कारण इसको लौह पुरुष बोला जाता था। बिल्कुल आप ऐसा ही लिखिएगा, 1 मार्क्स नहीं कटेगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मुगल वंश का स्थापना की संक्षिप्त जानकारी दें, कि किस तरह से उनका स्थापना हुआ था। चलिए, मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में हुआ था, जो बाबर ने पानीपत की प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में कदम रखा था। बाबर तुर्क मंगोल वंश का था। उसने भारत में एक मजबूत साम्राज्य की नींव रखी थी, बाबर ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आगे है, बाबर के बाद हुमायूं का शासन संभाला, लेकिन बाद में कुछ समय के लिए वह अफगान भाग गया। जो समय भारत कौन शासक कौन देख रहे थे? तो आप लोग जानते हैं, शेर शाह सूरी। फिर हुमायूं का बेटा अकबर, जो 56 से 1605 तक तगड़ा शासक बना। मुगल शासक का बहुत विस्तार किया और प्रशासनिक सुधार किया। उन्हें धार्मिक शासनता और केंद्रीय का प्रशासन प्रणाली में अपनाई थी। उसके बाद आए जहांगीर। जहांगीर शासनकाल में कला, सांस्कृतिक और स्थापत्य कला का विकास हुआ। ये बहुत ज़्यादा थोड़ा जादू टोना पे चलता था, ध्यान दीजिएगा। अगला आगे है औरंगजेब। शासनकाल में साम्राज्य के अपने अधिकतम सीमा पहुंच गया, लेकिन धार्मिक कट्टरता और लगातार युद्ध के कारण क्या हुआ? अस्थिरता बढ़ गई थी बच्चों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है दांडी मार्च के बारे में लिखें। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये सारे। चलिए देखते हैं, बहुत ही अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की आंसर को, ताकि आप लोग आसानी समझ सकें कि दांडी मार्च, जिसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। थोड़ा सा इसका एक मिनट मेरे बारे में बात सुन लीजिएगा, फिर आप खुद लिख लीजिएगा कि हुआ कुछ यूं था दांडी मार्च में ना, कि लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें गांधी जी ने 11 डिमांड रखा था इरविन के सामने, कि इन 11 डिमांड को आप मान लीजिए तो हम लोग क्या करेंगे? शांति से रहेंगे, और नहीं तो फिर हम लोग आंदोलन करते रहेंगे।
तो उस 11 डिमांड में नमक सबसे ज़्यादा डिमांडेबल टॉपिक था, जो इरविन ने इग्नोर कर दिया। तो गांधी जी ने उसे 11 मार्च तक का अल्टीमेटम जारी किया था कि इससे पहले जैसे भी हो आप मान लीजिए। इरविन ने उसे अनसुना कर दिया। तो फिर 12 मार्च की वह क्रांति शुरू हुई जिसको दांडी मार्च के नाम से जानते हैं, है ना। 12 मार्च 1930 को हुआ कुछ यूं कि साबरमती आश्रम से गांधी जी, उनकी पत्नी और कुछ अनुयायी निकले कहाँ के लिए? दांडी के लिए, जो कुल बोला जाता है कि 240 किलोमीटर का यात्रा था। कितना था? 240 मील का यात्रा था, सॉरी मील में है का यात्रा था, जो 24 दिनों में उन्होंने तय किया। जब निकले तो कुछ ही थे, पर जब दांडी पहुंचे तो उनके पास एक सैलाब था। कुल कितने लोग, ये भी पूछ लेते तो 78 प्लस एक गांधी, 79 लोग उसके साथ में थे। ठीक है, जहां भी वे रुकते उन्हें लोग सुनने के लिए आया करते थे और तगड़ा भीड़ मिल हुआ एकजुट हुआ करता था। ठीक है, चलिए, तो यह उन्होंने 24 दिन में यात्रा पूरा की और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने क्या किया? नमक बनाकर नमक कानून को क्या किया था? खंडित किया था। तो वही लिखा है यहाँ पे। अगर मेरा बात आप सुन लिए होंगे तो आसानी से आप लिख सकते होंगे। ठीक है, उन्हीं सारे बात को यहाँ पे सब मेंशन किया गया है। 240 मील जो किलोमीटर में है, 6 अप्रैल को पहुंचा। ठीक है, और नियम को तोड़ा। ठीक, निष्कर्ष जरूर कीजिएगा बच्चों कि दांडी मार्च न केवल भारत की स्वतंत्रता संग्राम की नई ऊर्जा का संचार किया, बल्कि विश्व स्तर पर भी अहिंसात्मक आंदोलन की मिसाल कायम की। ठीक है, निष्कर्ष लिखिएगा तो ज्यादा एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है ना, वो थोड़ा आपके आंसर से संतुष्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब सेक्शन सी में चलते हैं, जो 5-5 मार्क्स का तगड़े सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले संताल विद्रोह के कारण का स्वरूप की चर्चा करें। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर हम लोग। इसका आंसर हो जाएगा संताल विद्रोह के कारण तथा स्वरूप की चर्चा करें तो संताल विद्रोह 55-56 में बताया भी, जस्ट ऊपर क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव में, सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन में, कि नेता कौन थे? तो सिंधु कान्हू चांद भैरव। दो उनकी बहन भी थी फूलो जानो, पर उसको मेंशन नहीं करता, झारखंड के तरह से पढ़ते हैं हम लोग। इसके प्रमुख कारण जमींदारी प्रथा, अत्यधिक कर और ब्रिटिश शासन की नीतियों को शामिल थी। संथाल आदिवासी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए विद्रोह किया। इस विद्रोह का स्वरूप संगठित और सशक्त संघर्ष था। ठीक है, ब्रिटिश भारत का बंटवारा क्यों किया था? सबसे पहले उसी का आंसर है सर। क्या हुआ था? भारत ब्रिटिश सरकार का बंटवारा धार्मिक सांस्कृतिक विभाजन के कारण हुआ था। मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों को एक अलग राष्ट्र की मांग की थी, जिससे भारत पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, है ना। ये सब उसी का आंसर है। मेनली जो था वो आपका विद्रोह था। ठीक है, जो हिंसा हुआ, अब हुआ था कुछ यूं कि भारतीय झारखंडियों के साथ जो हम लोग थे आदिवासियों, उनके साथ हिंसा करना, बलात्कार, अपहरण करने घटना आम कर दिया गया था, जिससे बचने के लिए हम लोगों ने क्या किया था? जो हम लोगों ने संथाल विद्रोह को अपनाया था, जिसमें अंग्रेजों को नाक में दम कर दिया था। अगर उस विद्रोह को दबाया नहीं जाता तो अंग्रेजों को झारखंड से खत देने में उनको वक्त नहीं लगता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषता की चर्चा करें। ये बहुत लंबा आंसर लिखिए तो पूरा कॉपी भर जाएगा यही आंसर से, पर हम थोड़ा शॉर्ट में लाए हैं आप लोग के लिए ताकि आसानी से कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला आंसर लिखेंगे टॉपिक में, इसको 1 नंबर करके लिखिएगा कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। फिर उसके बारे में कि दुनिया में तमाम संविधान अमेरिका संविधान की तरह लिखित या ब्रिटिश संविधान की तरह अलिखित संविधान में विकृत किया गया है। भारत के संविधान दुनिया का अब तक का सबसे लंबा संविधान विस्तृत दस्तावेज होने से गौरव प्राप्त है। दूसरे शब्दों में भारत संविधान दुनिया में सभी लिखित संविधान में सबसे लंबा है। यह बहुत ही व्यापक और विस्तृत दस्तावेज है। ठीक है, दूसरा भौगोलिक कारण है, जब भारत सरकार अधिनियम द्वारा लाया गया था, केंद्र सरकार की संविधान था ये। ठीक है, दूसरा पॉइंट है विभिन्न स्रोतों से लिया गया, क्या कहाँ से लिया गया? जो 1965 का अधिनियम से लिया गया था, है ना, मेनली वही लिखा गया यहाँ पे। अमेरिका से क्या लिया गया, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया। ठीक है, उन सारे चीज़ों को लिखा, एक बार पढ़ जाइएगा इसको अब ध्यान से, रोक के वीडियो को। अगला है कठोर, क्योंकि रुकेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। कठोर और लचीला, ये भारतीय संविधान कठोर भी और लचीला भी है। भारतीय संविधान, हाँ हमें लिखिएगा कैसे, अगर आप ये नहीं लिख सकते तो कोई बात नहीं, हम बोल रहे सुन लीजिए कि कठोर क्या है। कि भारतीय संविधान इतना ही कठोर है कि अगर चाहे तो किसी, मतलब कह सकते हैं दोषी व्यक्ति को सजा देने के लिए
कठोर से कठोर कदम उठा सकते हैं। और लचीला में इस प्रकार की कोशिश किसी निर्देश व्यक्ति को बचाने के लिए हम अपने संविधान में परिवर्तन तक कर सकते हैं, इतना लचीला संविधान है हमारा, जिसको संशोधन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है संगठनात्मक और एकात्मकता। ठीक है, इसको भी पढ़ जाइएगा ना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे है सबसे लंबा लिखित संविधान, वही है आगे, इसी का आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे, ठीक है, उसी को आगे थोड़ा लॉन्ग हो गया इस क्वेश्चन में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक थे कैसे? ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले 1 मिनट, भारतीय सेवाएं कहाँ, उसका आंसर कहाँ है? कृष्णदेव राय, कहीं छूट गया क्या? चलिए 1 मिनट का टाइम दीजिए हमको, देख लेते हैं नीचे कहीं ऐसा तो नहीं। चलिए हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन, 1 मिनट बच्चों, लगता है उसका आंसर हमने यहाँ डाला नहीं है। ठीक है, उसका आंसर का हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। क्या छोड़िए, तो वो क्वेश्चन आपने देख लिया ना। ठीक, क्या कहा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख विशेषता की रचना चर्चा करें। तो हड़प्पा सभ्यता बारे में बोल रहा है, तो हड़प्पा सभ्यता के बाद चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता क्या है? देखिए हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं, देखिए इसको हमने कितना अच्छा अरेंज किया आप लोग के लिए। नगरीय योजना, क्या लिखिए? नगरीय योजना कैसे? शहरों का निर्माण योजनाबद्ध ढंग से किया गया था, सड़कों के जाल को सीधा और एक दूसरे को समकोण काटता था। घरों और सार्वजनिक इमारतों का निर्माण पक्की ईंटों से हुआ था। सोचिए उस जमाना में पक्का ईंट था। दूसरा क्या था कि जल निकासी, प्रत्येक घर का शौचालय और स्नानघर हुआ करता था, सबका पर्सनल। जल निकासी, नालियां ढंग से व्यवस्थित थे। हमारे ऐसा नहीं, हम लोग शहर में रहते हैं, वहाँ नली का पानी गली में बहता है। अर्थव्यवस्था, कृषि का पैसा था, गेहूं जौ कपास तिल ये सब उगाया जाता। पशुपालन और शिल्पकार की विशेषता थी। आंतरिक और बाह्य व्यापार जमीनी समुद्री मार्ग द्वारा होता था। सोचिए कितना डेवलप था। सामाजिक में समाज समक का विकसित होता था, पुरुष और महिला दोनों आभूषण पहनते थे। खेल कूद संगीत नृत्य से प्रमाण मिलता है। धार्मिक, मातृ देवी का पूजा करता था, पशुपति शिव का पूजा होता था। पशु वृक्ष पत्थर आदि पूजे जाते थे। समाधि अग्नि पूजा का जल पूजा प्रमाण मिलता है। मुहरे मिट्टी मूर्ति धातु वस्तुएं आभूषण सारे मिलते हैं। कश का मूर्ति मिला था। लेखन प्रणाली चित्रकारी द्वारा लिखा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट आगे है वैज्ञानिक तकनीकी, वे भार माप तौल प्रणाली इकाई का प्रयोग करते थे। निर्माण में ज्यामितीय गणित का प्रयोग, सोचिए ज्यामितीय ज्योमेट्री जो पढ़ते हैं उसका यूज करता था। निष्कर्ष में हड़प्पा सभ्यता विज्ञान, कला, नागरिकरण, सामाजिक व्यवस्था का सांस्कृतिक दृष्टि का अत्यंत विकसित था। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसकी ओर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। चलिए इसका आंसर देखते हैं बच्चों कि भारत छोड़ो आंदोलन का कारण, मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन की असफलता ने यह बात स्पष्ट कर दी कि विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन भारतीयों को किसी भी तरह से शासन का अधिकार नहीं देना चाहता था। दूसरा, विश्व युद्ध के कारण कीमतों में वृद्धि हुई, रोजगार की वस्तुएं अभाव हुई, जनता असंतोष बढ़ गया। जनता ब्रिटिश विरोधी भावना और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग में समर्थन बन गई। द्वितीय विश्व युद्ध था, भारत का ब्रिटिश को बिना शर्त का सहयोग इनकार कर दिया। कांग्रेस से जुड़े विभिन्न निकाय, अखिल भारतीय किसान सभा, फॉरवर्ड ब्लॉक आदि ने 2 दशकों अधिक समय आंदोलन करके इस आंदोलन को पृष्ठभूमि को तैयार कर दिया था। 24 जुलाई 1942 को वर्धा अधिवेशन, ठीक है, कांग्रेस शायर समिति भारत छोड़ो आंदोलन का निर्णय स्वीकृति मिल गया था। और 8 अगस्त मुंबई को कांग्रेस अधिवेशन द्वारा, जिसमें महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो क्वाइट इंडिया मूवमेंट का प्रस्ताव रखा था बच्चों। ठीक है, अंग्रेजों ने भारत छोड़ने अर्थात उनके द्वारा अपनी सत्ता हटा लेने के उपरांत भारत की शासन व्यवस्था सरकार निर्माण संबंध में एकता व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत की थी बच्चों। नेक्स्ट ऐसे का हम टॉपिक वाइज पॉइंट बना दिए ताकि मार्क्स अधिक मिले। आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो मरो का नारा दिया था और 8 अगस्त 1942 को समस्त शीर्ष नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे और आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है बच्चों, प्रतिबंध लगा दिया था कांग्रेस वासियों पे।
लास्ट टॉपिक है इसका, भारत सरकार के आंदोलन में दमन की बर्बरता और कठोरता के साथ किया गया था। समूचा देश सैन्य शिविर में बदल गया था। रोना पुलिस का राज स्थापित हो गया था। जनता विद्रोह और हिंसक सत्याग्रह हटाकर ब्रिटिश सत्ता समस्त प्रतीकों पर हमला करके रूप में आ गया था बच्चों। डाकघरों जला दिए गए थे, रेल पटरी उखाड़ दिया गया, तिरंगा फहरा दिया गया था बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आज का क्लास में हम कंप्लीट वीडियो आप लोग के लिए दिए हैं। अगर वीडियो को आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत लगे तो कमेंट करिएगा। हम नेक्स्ट इसका एक और वीडियो लेकर आएंगे जो 24 का रहेगा। उससे बाहर सवाल आप लोग का नहीं जाएगा बच्चों, बस वीडियो आप लोग बने रहिएगा। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नए क्लास में। ठीक है, थैंक यू।